हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर नियोजन या प्लानिंग उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि नियोजन ये प्रक्रिया है या तकनीक है। प्लानिंग प्रोसेस और टेक्निक या नियोजन में निहित आवश्यक कदम, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। तो आज हम ये पढ़ेंगे। नियोजन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता छोटा हो प्रोजेक्ट हो चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो, सभी प्रकार के उपक्रमों में या प्रोजेक्ट में नियोजन की आवश्यकता होती है। इसे संचालित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने उन कदमों के नाम लिखे हैं। ये जो मैंने बनाया हुआ है तालिका, ये तालिका नीचे से ऊपर की ओर आएगी, यानी नीचे वाला कार्य पहले किया जाएगा और फिर धीरे धीरे अगला स्टेप करते हुए अंतिम 10वां कार्य किया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से कदम हैं जो इस नियोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं किसी भी प्रक्रम को शुरू करने के लिए। तो हम सबसे पहला देखते हैं कदम उद्देश्यों का निर्धारण। तो उद्देश्यों का निर्धारण ये व्यावसायिक नियोजन का सबसे पहला कदम है। नियोजन की प्रक्रिया का जो शुरुआत है वो उद्देश्य निर्धारण से ही होती है। सबसे पहले संस्था के सामान्य लक्ष्य या उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद उस उद्देश्यों के अनुसार विभागीय इकाइयों को विभक्त किया जाता है। यानी पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरे उस प्रक्रम का जो विभाग है, उस पूरे प्रक्रम के जो सारा प्रक्रम है वो किन विभागों में बांटा जाए यह तय किया जाता है। ये निर्धारित उद्देश्य नियोजन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। उद्देश्य के निर्धारण से ही निर्मित योजनाओं का कार्यान्वयन सुगम हो जाता है। उद्देश्य निर्धारित होते हैं और वो केंद्र बिंदु है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चारों तरफ के विभाग कार्य करते हैं। उद्देश्य केंद्र में रहता है और सब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से नियोजन का सबसे पहला कदम है उद्देश्यों का निर्धारण। फिर पूर्वानुमान, दूसरा कदम है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान करना तो नियोजन की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। नियोजन पूर्वानुमान के आधार पर ही नियोजन किया जाता है और पूर्वानुमान कई प्रकार के लगाए जाते हैं जिसके बिना किसी भी प्रोजेक्ट का शुरू होना ही संभव नहीं है। वो पूर्वानुमान हो सकते हैं बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, मांग और पूर्ति का क्या अनुपात रहेगा। यदि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी मांग किस प्रकार होगी, बाजार में उसका मूल्य कितना होगा, हमको कौन कौन सी प्राथमिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी, उत्पादन की लागत क्या होगी, किस मूल्य पर वो वस्तु बेची जाएगी, विक्रय कहाँ किया जाएगा, मजदूरी का अनुपात क्या होगा, लाभांश जो आएगा उसका क्या किया जाएगा, और यदि मंदी की संभावना रहेगी तो हमें क्या करना है। ये सारी बातों का पूर्वानुमान लगाने के बाद ही किसी भी प्रक्रम को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले तो उद्देश्य का निर्धारण होगा और फिर उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए पूर्वानुमान लगाए जाएंगे। फिर तीसरा स्टेप है नियोजन का सीमा निर्धारण। इसका सीमाओं को 3 भागों में विभक्त किया जाता है और फिर उसका निर्धारण किया जाता है। पहले में वो सीमाएं निश्चित की जानी चाहिए जो नियंत्रण के योग्य हों, जैसे कंपनी की नीतियां हैं, विकास कार्यक्रम हैं, ये नियंत्रण में होते हैं, प्रबंधकों के अनुसार ये चलते हैं, इसलिए ऐसी सीमाएं जो नियंत्रण में हो।
फिर कुछ सीमाएं दूसरे प्रकार की सीमाएं होती हैं जो नियंत्रण से परे होती हैं, जैसे सरकारी नीतियां हैं, सरकारी कोई भी नियम कानून लगेंगे जिस पर नियंत्रण नहीं हो सकता, जो सरकार कहेगी वही किया जाएगा। और फिर तीसरी सीमाएं हैं जो अर्ध नियंत्रित की जा सकती है, आधी नियंत्रित की जा सकती है, जैसे मूल्य नीति है, विक्रय का क्षेत्र है। इन सीमाओं के बारे में प्रबंधकों में मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रभावी नियोजन किया जा सकता है। उसके बाद चौथा स्टेप है वैकल्पिक कार्य पथों की खोज व मूल्यांकन। प्रत्येक कार्य को करने के लिए कई प्रकार के तरीके होते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसके लिए न्यायोचित वैकल्पिक कार्य पथ उपलब्ध ना हो। न्यायोचित यानी उस कार्य को करने के लिए न्याय देने योग्य प्रक्रियाएं प्रत्येक कार्य में होती हैं। तो उन सारी प्रक्रियाओं को या जिस प्रकार से जो भी विकल्प है कार्य करने के, उन सारे विकल्पों की खोज की जानी चाहिए और खोज की जाने के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। और स्टैंड बाई में भी कुछ वैकल्पिक कार्यपथ होने चाहिए। सबसे पहले तो वैकल्पिक कार्यपथों की खोज की जानी चाहिए कि कोई भी एक कार्य करने के लिए किन किन रीतियों के माध्यम से वो कार्य किया जा सकता है, और उन रीतियों को खोजना और जो न्यायोचित रीति है उसको लागू करना, और लागू करने के बाद मूल्यांकन भी करना उस रीति का कि क्या इस रीति के माध्यम से कार्य करने पर हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा, ये मूल्यांकन भी करना। और पास में एक स्टैंड बाई के रूप में एक कार्य विधि और रखना कि यदि मान लीजिए जो कार्य विधि पर हम चलकर लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, यदि उसमें कुछ कठिनाई आए तो हमारे पास दूसरा कार्यपथ भी होना चाहिए। फिर अगला है सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्य पथ का चयन करना। किसी भी कार्य करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं किस प्रकार से वो कार्य किया जाए, लेकिन उन सारे विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, उस विकल्प का चयन करना। पहले तो खोज करना और उनका मूल्यांकन करना, और उसके बाद अगले स्टेप में है कि उस सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना जिसके माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। फिर है योजना का विकास। नियोजन के इस चरण पर योजना को तैयार किया जाता है। योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाता है। संपूर्ण योजना को उत्पादन या विभाग के अनुसार विभाजित किया जाता है, और इस चरण पर योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए उनकी क्रमिक अवस्थाओं का निर्धारण भी किया जाता है। यानी जब सारे वैकल्पिक कार्यपथ देख लिए, उसके बाद योजना का निर्माण करना, योजना को किन किन विभागों में बांटना है, उन विभागों का भी सोचकर उन विभागों को तैयार करना और योजना को अंतिम रूप देना, ये इस 6वें स्टेप में किया जाता है। उसके बाद 7वां स्टेप है योजनाओं का निर्माण। अब जो मुख्य योजना है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी योजनाओं की भी आवश्यकता होगी, जिनको जो सहायता करेगी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उनको उप योजनाएं कहते हैं। और उन उप योजनाओं का भी अलग से तैयार की जाती है और फिर उनको लागू किया जाता है। फिर 8वां स्टेप है क्रियाओं के समय व क्रम का निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया में इस चरण का निश्चित की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को ठोस रूप देने के लिए उनके क्रियान्वयन का समय और क्रम निर्धारित किया जाता है। इस चरण पर नियोजन में व्यावहारिकता का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब क्रियाओं का समय और क्रम ये भी निर्धारित होना किसी भी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अनिवार्य है कि किस क्रम से क्रियाएं की जाए और किस समय पर कौन सी क्रिया की जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण पद है। योजनाएं तो बन जाएंगी, लेकिन उन योजनाओं के अनुसार जब वो क्रियान्वित होंगी योजनाएं, तब कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा किस समय पर करना है, इसका निर्धारण बहुत आवश्यक है। तो 8वें स्टेप पर क्रियाओं के समय व क्रम का निर्धारण किया जाता है। फिर 9वें स्टेप पर नीतियों का निर्माण और प्रयुक्ति। अब इस चरण में
बदलते समय और मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां या रीति नीतियां बनाई जाती हैं, जो कि योजनाओं को बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार समायोजित करती हैं। ये अल्पकालीन नियोजन में भी काम आती हैं रीतियां नीतियां। ये थोड़ा परिस्थितियों को देखते हुए रीतियों का निर्माण किया जाता है और बीच में ये रीतियां कुछ बदल भी सकती है, क्योंकि ये परिस्थिति पर निर्भर करती है। कभी अनुकूल परिस्थिति ना हो तो जो रीतियां पहले से बनी हुई हैं उनमें थोड़ा बदलाव करके भी लागू की जा सकती है। तो रीति और नीतियों का निर्माण करना और फिर उसको प्रयुक्त करना यानी लागू करना। और सबसे अंतिम स्टेप है सहयोग, क्रियान्वयन और अनुगमन। ये हमारा सबसे अंतिम स्टेप है किसी भी नियोजन का, कि सहयोग, क्रियान्वयन और अनुगमन। यह नियोजन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यहाँ सभी के सहयोग के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है और उसका अनुगमन यानी फॉलो अप किया जाता है। अनुगमन करना इसलिए जरूरी है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में योजनाओं और कार्यक्रमों के आवश्यक सुधार किया जा सके। और यह नियोजन का अंतिम चरण है। यहाँ पर प्रत्येक विभाग का सहयोग, जो रीतियां नीतियां या जो भी उद्देश्य निर्धारित किया है उसके लिए जो वैकल्पिक कार्यपथ का चयन किया गया है, उस चयन पर प्रत्येक विभाग के माध्यम से सहयोग हो और जैसा भी उस फॉलो अप हो यानी जैसा बताया गया है उसके अनुसार कार्य होता रहे। तो निश्चित ही एक जो लक्ष्य लेकर हम पहले स्टेप से चले थे उद्देश्य निर्धारण, उस उद्देश्य की यहाँ 10वें स्टेप पर पूर्ति हो जाएगी। तो ये नियोजन की प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदम है जो स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ते हैं और उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे का मैटर लेकर। बहुत जल्दी ही हम मिलेंगे। थैंक यू।